हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने एक धमाकेदार टॉप 30 पीवाईक्यूज वाले सेशन के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं 2026 के अंदर। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे मेरी आवाज ही बैठ रही है आज फिलहाल। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जी हाँ, मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर कोई भी बच्चा ये 30 के 30 पीवाईक्यू मेरे साथ लगा लेता है, शानदार मजेदार तरीके से तुमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और इन क्वेश्चंस के थ्रू कहीं ना कहीं डायरेक्टली तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब तुम्हारे रेडी हो जाएंगे। और मैंने ये जो बच्चों क्वेश्चन उठाए हैं, ये क्वेश्चन उठाए हैं पुराने 5 साल के पीवाईक्यू से। पुराने 5 साल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को भी देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर को भी देखा, और आप सोच के देखो कितने क्वेश्चन आए होंगे। लगभग 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आए थे 2025 में, है ना। 40 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आए थे हमारे 2023 के अंदर। तो आप सोच के देखो, ऐसे ऐसे मैंने पुराने 5 साल के पीवाईक्यू उठाए होंगे। लगभग 150-200 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और सिमिलर ऐसे ही 100 से 150 क्वेश्चन हमारे मैग्नेटिज्म से। इनमें से मैंने जब ये 300-350 क्वेश्चन देखे, उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं, चुन चुन के निकाला है एक एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो हर साल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिपीट होता ही होता है। तो आपको पीवाईक्यूज तो खुद से लगाने ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार इतने ढेर सारे पीवाईक्यू से पहले हम वो सारे पीवाईक्यू कर लें जो आएंगे ही आएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन, तो वो आज के सेशन में तुमको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ये सेशन अगर लगाओ तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लगाना। एक दो क्वेश्चन करने का अगर मूड है तो भाई साहब देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा आपको उससे होगा नहीं, क्योंकि ठीक है। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीरियस हैं, और मकसद हमारा याद है, मकसद वो भूले नहीं है कि मकसद इस बार ये था, हमारा नारा था हर एक बच्चे का, हर एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट का इस बार यही नारा कि भाई इस बार फिजिक्स में 80 पार नंबर लेकर आने हैं। तो 80 से प्लस अब नंबर लाने के लिए तुमको ये सारे सेशन तो लगाने ही है। और जिन भी बच्चों ने मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है गदर सेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी मैं गदर सेशन में करा चुका हूं, तो जिन भी बच्चों ने वो लगा लिया है, तो आज का सेशन तो तुम्हारे लिए मतलब ऐसा होगा कि मजा ही आ जाएगा तुमको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम खुद से बना ही ले जाओगे। तो करना सेशन को किस तरीके से लगाना है हर एक बच्चे को, वो इस सेशन को तुम एज अ टेस्ट की तरह दोगे बच्चों। मतलब टेस्ट की तरह ये कि जब मैं तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन दिखाने के बाद मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना, तुमको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद अपना जितना दिमाग लगा सकते हो, जितनी जान लगा सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देना। आंसर आएगा, बहुत अच्छी बात है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है कि मैंने भी क्या उसी तरीके से करा है, कि ऐसा तो नहीं कि मैंने थोड़ा कम टाइम में सॉल्व करा है, तुमने ज्यादा टाइम ले लिया। तो ये अप्रोच को तुमको समझना है, और अगर नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा देखो, हिंट लो, और फिर खुद से करने की कोशिश करो। इस टाइप से अगर तुम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फायदा होगा। और मैं फिर से देखना चाहूंगा कि आज के सेशन में आउट ऑफ 30 क्वेश्चन तुम कितने क्वेश्चन खुद से बना ले जाते हो। जैसे मैं लास्ट सेशन की बात करता हूं, तो एक बच्चा है नगेश शर्मा, तो उसने बोला कि सर 24 आउट ऑफ 29 मेरे करेक्ट है सेमीकंडक्टर का। अच्छा, वो कह रहा है अभी मैंने नहीं किए हैं। और भव्या कह रहा है श्री अब्दुल सर तोहफा कबूल करो, मेरे 32 आए हैं आउट ऑफ 35। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, इस बार 80 पार तुम्हारे हो ही जाएंगे। मजा आ गया, प्रिंस कुमार कह रहे हैं और मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने कहा था कि अगर कोई ये खुद से बना के ले जाएगा तो वो बहुत ही सही लेवल पे खेल रहा है। तो एक बच्चे का कमेंट आया है, नगेश का ही आया है। अच्छा, और सर मैं हिंदी मीडियम से हूं लेकिन तब भी समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है। और श्रुति ने 33 क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत बढ़िया। जानवी ने 32 सॉल्व किए, और भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, है ना। लेकिन फिलहाल इसी टाइप से आप लोग सॉल्व करते रहो बच्चों सेशन को, है ना। तो धीरे धीरे ये वो चीज है जो एकदम से तुमको ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं देती है, लेकिन हाँ एक्चुअल इंप्रूवमेंट जो आता है तुम्हारा इस टाइप के सेशन से आता है। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कर दो सब के सब इस सेशन को लाइक, अगर तुम ये चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यूड रहे, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये सीरीज कंटिन्यू सिर्फ इसलिए ही हो पा रही है क्योंकि मैं इधर अधर से अपना सोने का टाइम कम करके, है ना, कोई जरूरी काम होता है वो छोड़ के मैं उस टाइम पर मैं तुम्हारा सेशन रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो बस ये सीरीज इसी वजह से कंटिन्यू हो पा रही है, वरना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर पाऊं। जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं खड़ा हो जाता हूं सेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो
अगर आप चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो सारे के सारे बच्चों यार इस सेशन को लाइक करो और कमेंट में एक बार फिर से लिख दो कि इस बार फिजिक्स में 80 पार। ये तुमको लगातार लिखना है, एक बार बोलोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर रोज बोलोगे रोज तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाएगा कि भाई फिजिक्स में तो 80 लाने हैं, फिजिक्स में तो 80 लाने हैं। तो तुम लिखोगे ना तो वो पूरे दिन के लिए तुम्हें ये बात याद रहेगी कि आज भैया मुझे पढ़ना है ताकि मेरे फिजिक्स में 80 आ जाए। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ हर एक बच्चा लिखता रहे, चाहे भले ही लिखने में तुम बोर हो रहे हो, लेकिन वही कहानी है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आइए इधर उधर की बातें बिना करते हुए सीधा मुद्दे की बातों पर आते हैं और शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। 2023 में सवाल आया था भैया, है ना। जो भी जिस भी साल में जो भी सवाल आया, जो मुझे लगा कि आ सकता है वो वहां से मैं उठा के लेकर आ गया। तो यहां पर आप देखो, ध्यान से देखो कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अरेंज करो पावर का लॉस किस में हो रहा होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए एक चीज कि चारों के चारों में देखो करंट सेम आई है, चारों ही रेजिस्टेंस का ये जो कॉम्बिनेशन है चारों में आई करंट आई है। तो अब आपको ये बताना है कि किसमें सबसे कम पावर का लॉस हुआ होगा और किसमें सबसे ज्यादा पावर का लॉस हुआ होगा। इसको जरा एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। क्या आपको ये क्लियरली दिख पा रहा होगा क्वेश्चन? वैसे दिख तो रहा होगा, अगर ना दिखे तो थोड़ा सा तुम जूम कर लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, है ना। टाइपिंग नहीं कर पाया, एडिटर को मैंने दिया था, क्योंकि समझ जाओ लोड ज्यादा चल रहा है तो मैं इसी टाइप से लेकर आ गया, क्योंकि वरना सेशन ही तुम्हारा वरना नहीं हो पाता। तो देखिए फिलहाल तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। तो सबसे पहली बात मुझे ये बात समझ में आती है कि पावर के तो कई फॉर्मूले हैं यार। पावर लॉस का फॉर्मूला I² RB होता है और V²/RB होता है। तो एक फॉर्मूला ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक फॉर्मूला ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। तो यहां पर तुमको एक सिग्नल ये मिला कि भाई पावर रेजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तभी तो मानूंगा ना जब करंट कांस्टेंट होगी, और पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तभी तो मानूंगा ना जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इन चारों केस में क्या चीज है जो कांस्टेंट है? क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है या फिर करंट कांस्टेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों तुमको चमक गया होगा कि चारों में करंट कांस्टेंट है। तो ये सवाल आ चुका है, हो सकता है 2026 में ये सवाल हो जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई पोटेंशियल चारों में कांस्टेंट है, तो उसमें कहानी ये वाली लगाना। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कहानी ये वाली मैं लगाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मुझसे कहना चाह रहा है कि जिसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, पावर सबसे ज्यादा, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम, पावर सबसे कम। आहा क्या बात है। अच्छा, तो यहां पर अब हम देखें तो रेजिस्टेंस सबसे कम क्या होगा, तो निकाल ही लेते हैं ना। तो ये R और R आपस में देखो भाई पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का R/2 हो गया, और ये R फिर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R/2 प्लस R ये करके आएगा 3R/2। क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा। अब ऐसे ये देखो, ये R और R सीरीज में है तो 2R ऊपर हो गया और ये R नीचे है, तो अब ये पैरेलल में है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे दोनों को ऐड कराऊंगा, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो ये सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चे आ रहा है 2R/3। सेम ऐसे यहां पर ये तीनों के तीनों ही पैरेलल में है तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से आएगा R/3, और ये तीनों के तीनों ही सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड करेंगे तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3R। तो मुझे यहां पर देखना है कि सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चे C वाले में मुझे दिखाई दे रहा है, तो सबसे कम पावर C वाले में लॉस हुई होगी, तो सबसे कम C होना चाहिए। R/3 से बड़ा है भाई 2R/3, तो B में होना चाहिए। तो पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, और सबसे ज्यादा तो भाई D में, तो फिर D आएगा। तो CBAD, CBAD कहां है? CBAD तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। क्या आपका ये आंसर आया है? बिल्कुल सही यार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, बहुत ही बढ़िया कहानी ये इन्होंने हमको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये इसी साल 2025 में क्वेश्चन आया था एंड इट इज ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। जी हाँ, गेहूं के पत्थरों का बना हुआ पुल। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कह रहा है? बोला ये जा रहा है इन द क्वेश्चन, करंट बताइए, द वैल्यू ऑफ करंट बतानी है आपको जब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट बी। मतलब जब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो रहा है, एट दिस टाइम आपको बतानी है कि सर्किट में कितनी करंट गुजर रही होगी। बता देंगे। कैसे बताओगे सर? सिंपल सी बात है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, और जब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी वाले के बराबर हो गया, मतलब ये बीच वाले से करंट गुजर ही नहीं रही क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो जब बीच वाले से करंट ही नहीं गुजरती, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो वो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है, ऊपर वाले रजिस्टर का रेशो नीचे वाले रजिस्टर के रेशो के बराबर आएगा। मतलब 10/20 विल बी इक्वल्स टू R/40। तो यहां से अगर हम देखें तो R आ रहा है 20, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम मुझे पता चल गई। अभी इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, अभी ऊपर 10 और 20 कितना हो गया, 10 और 20 ये हो गया 30, और ये 40 और 20 कितना हो गया मेरे भाई, 40 और 20 हो गया 60। तो ऊपर दोनों सीरीज में, नीचे दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में। तो जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा भाई, ये आया हमारा 30, ये आया हमारा 60। तो कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को ऊपर कराओ मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को करा दो प्लस, समझे ये। तो ये हमारा बनेगा 30 इंटू 60/90। ये 3 से गया तो यहां से लो भाई साहब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 20 ही आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 आ गया तो करंट बता दो। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला V/R होता है। तो V कितना है, V हमें दे रखा है 40 और R कितना है वो हमको दे रखा है 20। तो 40/20 यहां से आ गया 2 एम्पियर। सो करंट विल बी 2 एम्पियर। क्या यही आंसर है आपका? नहीं, मार्क करते हुए चलना है भाई साहब, आपको मार्क करते हुए चलना है। कॉपी पेन लेकर बैठो, जो खुद से बना लो टिक करते जाओ, जो खुद से ना बने क्रॉस करते जाओ, और लास्ट में आके देखना कि कितने क्वेश्चन तुमने खुद से बनाए हैं। और अगर कोई भी बच्चा आज के सेशन में ये बोलता है कि सर मैंने 30 में से मोर देन 23 या 24 कर दिए खुद से, तो मतलब तुम बहुत अच्छे लेवल पर हो। और ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर 15 से भी कम हो पाए हैं, तो भी बताना, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। तभी तो तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखोगे। ओके, आइए यार आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल 2 एम्पियर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरा अलग टाइप का सवाल है, सेम कहानी नहीं है। पहला पावर पे क्वेश्चन करा दिया, दूसरा व्हीट स्टोन ब्रिज पे करा दिया, तीसरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे करा रहा हूं। तो आप सोच रहे हो मुद्दा क्या है? हो सकता है कि आप में से बोले यार ये क्वेश्चन तो सर आपने गदर में भी कराया था। फिर वही बात है भाई, मेरा जो मैं सिखा रहा हूं सिखाने पर ज्यादा फोकस करना, जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैं बातें बता रहा हूं वो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको सॉल्व कराने में जो मैं तुमको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली रखा हुआ होगा। तो अगर तुम उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो तो तुमको इस सेशन से मैक्सिमम फायदा महसूस होगा। अदरवाइज 30 सवाल क्या, तुम 300 सवाल भी लगा लो PYQ, बच्चे लगाते हैं नंबर तब भी नहीं आते। वो मैक्सिमम आउटपुट जो सिखाना, जो सीखना चाहिए PYQ को करते टाइम, वो सीखते नहीं। ठीक है, तो मुद्दे से नहीं भटकना। हमारा मोटिव क्या है कि इन PYQ से वो सारी नॉलेज ले लें, वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लें जिस पर क्वेश्चन आ रहा है, और उसी पर ही आएगा 2026 में। अब यहां पर क्या बोला गया भाई, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस है 60 ओम। तो R0 मैंने बोला कि भाई 60 ओम है, सही है। अब वो कितने टेम्परेचर पर है, इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस पर है। तो T1 हो गया हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि जब हमने टोस्टर को कनेक्ट करा 220 वोल्ट के सप्लाई से, तो करंट उसमें 2.75 एम्पियर की आई। तो देखो वोल्टेज भी दे रखा है और करंट भी दे रखा है, मतलब दोबारा से रेजिस्टेंस निकालने का सामान दे रखा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो V का फॉर्मूला IR अगर होगा तो I का फॉर्मूला V/R हो जाएगा। अगेन आप देख रहे हो, अगेन आप समझ रहे हो बात को, मतलब ये इस टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टेंस है, तो बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया वो देके सीधा सीधा तुमसे टेम्परेचर पूछ सकता था एनटीए वाले। भाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होता है ना। तो इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया, अल्फा की वैल्यू दे दी, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, फाइनल टेम्परेचर पूछना चाह रहे थे। तो अगर ऐसा था तो फाइनल रेजिस्टेंस भी दे रहे थे सीधा सीधा। लेकिन अगेन वही वाली बात है, एनटीए वालों की ग्रैंड मस्ती तो देखो तुम, कि सीधा सीधा रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, वो तुमको वोल्टेज दे रहे हैं, वो तुमको करंट दे रहे हैं, और चेक करना चाह रहे हैं कि भैया बच्चे के इतने लल्लू हैं कि उनको V और I दे दी जाए तो R नहीं निकाल सकते। लेकिन हम तो नहीं है लल्लू, हम तो निकाल लेंगे। तो I का फॉर्मूला V/R हमने करा तो ये 220/2.75 आ गया। तो ये करके 80 हो जाएगा। अब तो कहानी खत्म। तो इनिशियल रेजिस्टेंस 60 है, फाइनल रेजिस्टेंस 80 हो गया। ये 1 प्लस
अब अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, वो 2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। और टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया हमारा T और इनिशियल हो गया हमारा 27। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे और अब यहां से सॉल्व करके T आ जाएगा। कैसे? अरे भैया 0 से 0 कटा, ये 4 और 3 हुआ तो ये 4/3 बन जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4/3 -1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -4 T -27। अब तो कर ही लोगे। अच्छा, कोई महान अगर ये सोच रहा हो कि सर जी यहाँ पर केल्विन में तो कर देते, तो मेरे प्यारे अल्फा दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में क्यों करेंगे? तरीके से करेंगे ना सॉल्व। जब अल्फा की वैल्यू ही पर डिग्री सेल्सियस है तो मेरा टेम्परेचर भी डिग्री में आएगा, दे भी डिग्री में रखा है, तो मैं केल्विन में क्यों करूं भाई, है ना। तो इसलिए हमने डिग्री सेल्सियस में इसको छोड़ा है। फिलहाल ये हो जाएगा 1/3, ये नीचे आएगा तो 1/3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, अगेन इधर T -27। इसको सॉल्व करोगे 27 इधर प्लस होगा, ऐड करके आंसर आएगा 1694। चेक कर लो और मैच कर लो क्या तुम्हारा यही आ रहा है। फटाफट देखो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, चलें चलें भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2023 का सवाल। ये मैंने अब तक तुमको किसी भी सेशन में अब तक इस साल में एक बार भी नहीं कराया है। ना मैंने तुमको ये सवाल वन शॉट में कराया, ना मैंने तुमको जितने भी मैंने जो भी कहीं पर भी सेशन लिया, चाहे गदर हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए सेशन, ये सवाल मैंने नहीं करा। तो आज हो सकता है तुम ये पहली बार ही देख रहे हो। तो बढ़िया क्वेश्चन है, और जो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई तुम रेजिस्टेंस वाली कहानी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बढ़िया से सीख पा रहे हो। मैं पहले ही वॉर्न कर देता हूं, दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, टफ नहीं है तो बहुत ही इजी, ठीक है। और मतलब 30 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन सुकून से करेंगे, तरीके से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में इस टाइप का पूरा सर्किट दे दिया गया है, और क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग द रेजिस्टर R2। R2 वाला रेजिस्टर कहां है? देखो ये हमारा R2 है, दिख रहा है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस तो दिख ही रहे होंगे, ये मैं लिखूं, ये रेजिस्टेंस कितने कितने हैं भाई? ये हमें दे रखा है 2 ओम, दिस इज 3 ओम, अगेन 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है 4 ओम। ये है कहानी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि इस 4 ओम वाले रेजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब ये क्यों कर रहे हैं सर? अरे इसमें कितनी करंट जाएगी उससे पहले ये तो पता चले कि ओवरऑल बैटरी कितनी करंट निकाल रहा है, और ओवरऑल बैटरी कितनी करंट निकाल रहा है वो तो तभी आएगी ना जब टोटल रेजिस्टेंस मालूम होगा। तो समझ रहे हो क्या करना है? तो शुरुआत हम करेंगे यहां से, ठीक है। मैं इसके तुमको रिड्यूस नेटवर्क भी रफ में बना बना के दिखा देता हूं। जैसे कि यहां से शुरुआत हम करेंगे, तो ये 2 और मतलब ये 4 और ये 2 आपस में मिलकर हो गया सीरीज में, तो 6 ओम हो गया। इतना तो समझ सकते हो कि यार ये 4 है और ये 2 है, तो ये आपस में मिलकर कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और अब ये वाला 6 ओम आपस में पैरेलल, जब 6 और 6 आपस में पैरेलल हुए तो इक्विवेलेंट आएगा 3। नहीं आई समझ में बात? अगर आइडेंटिकल होते हैं पैरेलल में तो डिवाइड कर दो, अगर आइडेंटिकल होते हैं सीरीज में तो मल्टीप्लाई कर दो। तो फिलहाल ये 4 और 2 तो अलग अलग थे, तो प्लस कर दिया, 6 आ गया। अब 6 और 6 पैरेलल में है, तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो मतलब मुझे क्या पता चला कि इस ए वाला और सी वाले के बीच में ओवरऑल रेजिस्टेंस 3 है। अब ये तीनों मिलकर अगर 3 बन गए तो ये 3 और ये 3 आपस में सीरीज में हो गया। अगेन चमका, देखो चमका या नहीं चमका? ये तीनों मिलकर 3 हो गए, तो ये 3 और ये 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 फिर से 6 हो गया। आहा, ओहो, समझे? तो देखो अगर मैं तुमको दिखाऊं ये ई वाली कहानी, ठीक है, ये कहानी जो मैं तुमको बता रहा था, तो ये डी है, ये सी है, यहां से हमारा 6 आ चुका है, ये हमारा 3 है, ये हमारा ये 4 वाला है, ठीक है। ये ए वाला पॉइंट है बच्चों। तो हमें बात मालूम है कि ए और सी के बीच में 6 आ चुका है, डी और सी के बीच में 3 है, नहीं, ए और सी के बीच में हमारा 3 आ चुका था, सॉरी 3 आ चुका है, और ये
ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 और 3 अगेन सीरीज में मिलकर 6 हो गए। मैं ये तुमको बताना चाह रहा हूं। तो ये 3 और ये 3 मिलकर अगर 6 हो गया, अच्छा यहां पर भी 2 ओम था, हाँ, तो ये 3 और ये 3 मिलकर अगर क्या हो गया, 6 हो गया। फिर ये 6 और ये 3 आपस में मिलकर क्या हो गया, निकालना पड़ेगा पैरेलल में। तो 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 18/9, मतलब का 2 आ रहा है। तो यहां से ये 3 हटा दूं, अब ये 3 हटा दूं, और ये सब मिल मिला के हमारे कितना बैठ रहा है भाई, ये सब मिल मिला के हमारा 2 बैठ रहा है। लो भाई, तो यहां पर मैंने 2 कर दिया। अच्छा बैटरी देखो यहां पर ऐसे लगी हुई है, तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 अगेन हमारा सीरीज में हो गया। ये 2 और ये 2 हमारा आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो 2 और 2 हो गया 4, और अगर ये 2 और 2 4 है, तो वो 4 और ये 4 आपस में पैरेलल में है, तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 2 आ गया। क्योंकि 4 और 4 जब पैरेलल में है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इक्विवेलेंट 2 आ गया। तुमको आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक तुमको ये जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब ये चीज मैं एक बार और बताऊं, उससे बेहतर ये है कि तुम थोड़ा सा जाओ 1-2 मिनट पीछे और रिपीट करके दोबारा सुनो, क्योंकि दोबारा से भी तो मैं वही बातें बताऊंगा जो मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो तुमको ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार सुनना पड़े सुनना, और आगे मत बढ़ना जब तक तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 कैसा है ये दिमाग पे जोर डाल के ना समझ पाओ। और दिमाग पे जोर तुमको डालना पड़ेगा भाई। मैं बोल सकता हूं सिर्फ अपने शब्दों से, इमेजिन तो तुम्ही को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो तुम्ही को करनी पड़ेगी दिमाग में, जब तो तुमको पता चलेगा ये 2 कैसे आया, ठीक है। तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 2 मैंने निकाला है, ये कितने बच्चों को यह बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये मैं जरूर जानना चाहूंगा ताकि मुझे आइडिया तो हो कि भाई अभी किस टाइप के बच्चे हैं जो अभी ये सेशन को देख रहे हैं। फिलहाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया, अभी कहानी खत्म नहीं, अभी सफर लंबा है थोड़ा। तो करंट का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल कितना है भाई बैटरी का, 8 वोल्ट है, तो 8 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2, तो करंट आई है हमारी 4 एम्पियर। अब यहां से तो सवाल शुरू हुआ असली। अब यहां से देखो, यहां से हमारी 4 एम्पियर की करंट चली, लो चली 4 एम्पियर की करंट चली। तो फिलहाल अब ये 4 एम्पियर की जो मेरे प्यारे बच्चे करंट चली है, अब वो यहां पर पहुंची है, ई वाले पॉइंट पर पहुंची है। क्या होगा, क्या होगा सर, हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि 2 और 2 टोटल मिलके 4 ही तो हो गया था, ठीक है। मतलब अगर मैं ये सीडी ये वाला वायर ऐसे करके दिखाऊं, तो हमें ये बात मालूम है कि जब हमने ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करी तो ये भी 4 आया था और ये भी 4 आया था। तो अगर यहां से 4 एम्पियर की करंट निकली, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क 4 ओम का बैठ रहा है और ये 4 ओम का बैठ रहा है। तो जब करंट डिवाइड होगी तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, तो क्योंकि 4 एम्पियर की करंट है, तो इधर पूरे पोर्शन में कितनी जाएगी और इधर पूरे पोर्शन में कितनी जाएगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना कितना रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर, तो करंट भी तो बराबर ही बटेगी। तो हमने ये देखा कि यहां से 2 एम्पियर इधर नीचे आ गई करंट और 2 एम्पियर इधर चली गई। मतलब यहां अगर मैं दिखाऊं तो 2 एम्पियर करंट नीचे आ गई और यहां पर 2 एम्पियर इधर चली गई। क्या तुमने ये बात समझी? मैं बता रहा हूं लल्लू सवाल नहीं है ये। फिलहाल अब ये 2 एम्पियर की करंट जब इधर आई, ई वाले से निकली, जब ई वाले से निकली 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 2 एम्पियर की करंट, तो कहां पर पहुंची, अब डी वाले पर पहुंची। अब फिर वही कहानी, जब डी पर पहुंची तो अब करंट बटेगी, बटेगी तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। तो भाई ये वाला वायर 3 ओम का है और इधर वाले वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम नहीं है, ना 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 ना, इधर वाले वायर का ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा क्या आया था, याद करो भाई। ये इधर ऐसे जा रहा है, इसके रास्ते में 3 ओम ही आ रहा है, लेकिन इसके रास्ते में तो 3 6 4 2 ये सब आ रहे हैं। तो टोटल इतने वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस, टोटल इतने वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, बता चुका था, दोबारा बताऊं, 4 और 2 हुआ था 6, 6 और 6 पैरेलल में हुआ था 3, और फिर 3 और 3 मिलके हुआ था 6। मतलब मैं यहां पर अगर तुमको ये बात दिखाऊं तो ये डी वाले वायर पे जब आप देख रहे हो, तो यहां से करंट हमारी ये 2 एम्पियर जो आई है, इधर रेजिस्टेंस हमारा है 3 ओम और इधर रेजिस्टेंस कितना है भाई, 3 और 3 6 ओम, इधर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो अब ये
2 एम्पियर की जो करंट आई कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, वो कितनी कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा? तो मैं ये मानता हूं कि इधर करंट आ रही है I1 और इधर करंट आ रही है I2। तो अब यहां पर मैं लगाऊंगा रेशियो मेथड, जो मैंने गदर में भी पढ़ा है और सब तरफ जहां पर भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चुका हूं वहां पर मैंने पढ़ा है। रेशियो मेथड क्या कहता है कि अगर मान लो आपको I2 निकालना है तो रेजिस्टेंस का रेशियो करना होता है, लेकिन अगर करंट मैं इसके निकाल रहा हूं तो रेजिस्टेंस मैं इसके ऊपर रखता हूं। I2 का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो I2 अगर निकालना है तो R1 क्या हो गया, ये 3, और R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 6 9 इंटू टोटल करंट कितनी आ रही है, तो टोटल करंट आई है 2 एम्पियर। तो जब मैंने यहां पर ये करा तो भैया सॉल्व करके 2/3 एम्पियर आ गया। मतलब कहानी ये हुई कि इधर वाले वायर के अंदर करंट कितनी आई है, 2/3 एम्पियर आई है। सेम ऐसे इधर भी आई होगी। इधर के लिए आप क्या करोगे, इधर के लिए आप 6/9 इंटू 2 करोगे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। फिलहाल डी से लेके सी वाले वायर तक जब हम बात करते हैं तो करंट 2/3 एम्पियर आ चुकी है। अभी आंसर नहीं आया? अरे यार तुम घबरा तो नहीं जाओगे चौथे सवाल पे? मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत तो नहीं टूट जाएगी, लेकिन मैं फिर बता दूं कि यार अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ेगा पूरा सेशन में वो मतलब तहलका मचा देगा, और जो इसमें डूब गया तुम डूब गए भाई साहब। फिर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर तुमको डरा जाए तो फिर क्या ही फायदा। तो यहां से I2 हमारे क्या है, 2/3 आया। तो अब यहां से देखो ये 2/3 एम्पियर की करंट चली 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 चली, अभी आंसर नहीं आया। अब जब आप पहुंचे सी पॉइंट पर तो सी से देखो इधर है 6 ओम का रेजिस्टेंस और इधर भी है 6 ओम का ही रेजिस्टेंस। कैसे सर, ये तो 4 है मेरे भाई, समझो ये सी बी ए ये पूरा का पूरा सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम चलती है। तो अब सिंपल सी बात है, इधर वाले पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस है 6 ओम और इधर वाले का भी 6 ओम। तो अगेन रेजिस्टेंस अगर बराबर तो करंट भी बटेगी बराबर बराबर, तो 2/3 को आधा आधा बांटेंगे तो इधर भी 1/3 आएगा और इधर भी 1/3 आएगा। तो सी बी वाले वायर में करंट कितनी जाएगी सर जी, 1/3 ही तो जाएगी। तो अगर 1/3 जाएगी तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज की क्लास के दो बहुत तगड़े सवाल लेकर आया हूं, जिसमें से पहला सवाल तुमने अभी यहां पर देखा है। भाई साहब देख लो, जिसको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आए 2 बार देखो 3 बार देखो, और तो भी अगर नहीं आए तो मैं आपको बताऊं फिर ये सवाल तुमको समझ में आ ही नहीं सकता। तो तुम इसको स्किप करके छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग पूरी जान लगा दो इसको समझने में। मैंने पूरी जान लगाई है उसको समझाने में, एक एक बात तुमको बताई है। बड़ा भयानक सा लग रहा है, तुम देख रहे हो ये बड़ा भयानक सा लग रहा है, लेकिन मजा आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको मजा आ गया होगा, फील आ गई होगी यार क्या बात है, क्वेश्चन तो है अपने आप में कुछ। हम्म। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 1/3 एम्पियर आया। कतई शानदार क्वेश्चन। 2026 में अगर अच्छे लेवल के पेपर देने का मूड में है एनटीए, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, पहले ही बता रहा हूं। ये सॉल्यूशन दे रखा भाई, ये इससे किसी को कुछ समझ में आता? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2024 का सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर आप देखो ये सेल की बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली होती है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर ये जो सेल है बच्चों ये ऑपोजिशन में लगे हुए हैं, क्योंकि सपोर्ट तब करते हैं जब एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से जुड़ी हुई हो। यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती तो ये ऐसे निकालेगा और ये ऐसे निकालेगा। अब एक ही वायर में दो करंट कौन से चलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहां पर हमने देखा ध्यान से कि जो पहली वाली सेल है वो 8 वोल्ट का ईएमएफ की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, और जो दूसरी वाली सेल है वो 2 वोल्ट के ईएमएफ की है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। तो यहां पर मुझे बात समझ में आई कि इवन वाला सेल जो है वो बड़ा है तो डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा तो भैया अपनी बातें मनवाएगा। तो यही करंट निकालेगा अपने अंदर से, जो कि ऐसे चलेगी 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 और इसको फिर जबरदस्ती करंट खानी पड़ेगी। तो यहां पर ये कौन सा वाला केस हो गया, इसने करंट निकाली और उसने करंट खाई, पॉजिटिव पर उस पर आ रही है, तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है और यहां पर सेल दूसरा चार्ज हो रहा है।
जैसे कि तुम करते हो अपने फोन को चार्ज, तो फोन की बैटरी को जब दूसरी बैटरी से कनेक्ट करा तो दूसरी बैटरी आपके फोन को चार्ज कर रही है, तो वहां पर ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है सर्किट का। फिलहाल अब आपको क्या बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अबाउट E2, वो तो हम निकाल ही लेंगे। पहले टोटल करंट पता करते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये मालूम है। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, मतलब 8 और 2 ऑपोजिशन में है तो 8 माइनस 2 करेंगे ना, 8 माइनस 2। और टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 2 और 4 आपस में सीरीज में है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए करंट तो आ रही है 1 एम्पियर। अब E2 जो हमारा क्योंकि चार्जिंग वाले में है, तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आता है E प्लस आई आर। डिस्चार्जिंग होती तो V का फॉर्मूला E माइनस आई आर होता है, ये मैंने पढ़ाई है बात। तो यहां पर हम वो लगाएंगे, तो E कितना है 2 प्लस 1, और R कितना था भाई, दूसरे वाले की बात हो रही है ना इसकी, तो इसका R था 4। तो ये करके हमारा 6 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारे E2 के अबाउट वो 6 वोल्ट है। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, आंसर 6। आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा बहुत ही भयानक सवाल आज की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप सबके सामने ये आ रहा है। आई होप मैं ज्यादा तुमको परेशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस लेवल की बातें अगर तुम जब तक नहीं सीखोगे, ठीक है, लल्लू लल्लू सवाल कर करके VIR लगा लगा के खुश होते रहोगे, तो भाई देख लो, बस समझ जाओ कि क्या होने वाला है फिर। ठीक है, अगेन मैंने बोला था ना, दो ऐसे सवाल हैं जो सबसे बढ़िया लेवल के हैं आज की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कह रहा हूं। तो पहला वो हमने देखा, दूसरा ये है। अगर तुम ये समझ लेते हो तो नैया पार हो गई। ये एक्चुअल में क्वेश्चन करा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर हम ये क्वेश्चन करने जाएंगे तो कम से कम 3 इक्वेशन बनेंगी, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में भाई साहब रात हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने का दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम नोडल मेथड कहते हैं, उससे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि 1 ओम वाले रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है। ये आपके सामने डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें विजिबल करवा पाऊं। तो यहाँ पर आप देखो, ये सेल 10 वोल्ट का है, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पर भी एक सेल हमने ये 5 वोल्ट का लगा रखा है। ठीक है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इट इज सी, एंड दिस इज डी। अब देखो कहानी, मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि भाई 1 ओम वाले रजिस्टर से, मतलब इस वाले वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसको करने के लिए पता है मैं क्या करूंगा भाई, अगर यहां पर ये 5 वोल्ट का सेल है, तो 5 वोल्ट का सेल का मतलब ये है कि उसने अपने अबाउट 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना रखा है। तो अगर मैंने ये माना कि बी वाला पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल ही 5 वोल्ट है, तो डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो इसके अबाउट 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब ये सर आपने ऐसा ही क्यों करा भाई, ये तरीका होता है क्वेश्चन को आसान बनाने का, कि एक को मुझे 0 मानना था तो दूसरा 5 हो गया, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अबाउट 5 का रहा। देखो 5 माइनस 0 5 ही आ रहा है। अच्छा, सी वाले पॉइंट का क्या पोटेंशियल है वो नहीं मालूम है मुझे, तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एक्स। और याद रखना, जब तक वायर में बीच में रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, जब तक पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहां से जब मैं एक्स से चला तो यहां पर देखो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, और यहां पर तो बैटरी भी आ गई, तो ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल एक्स तो नहीं होगा, तो इसका कुछ और होगा, तो वो मुझे वाई मानना पड़ गया। वरना इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। एक इसका सिंपल बेसिक वर्जन, नोडल मेथड का एक सिंपल बेसिक वर्जन भी अभी आगे कराऊंगा, लेकिन अच्छे लेवल वाला अभी मैं तुमको यहां पर बता देता हूं। तो फिलहाल अब मेरा सारे का सारा मोटिव ये है कि मैं एक्स और वाई की पोटेंशियल निकाल दूं। अगर वो आ जाएगा तो यहां से बीच वाले वायर से गुजरते हुए करंट तो निकाल ही लेंगे। अब यहां पर मैं लगाऊंगा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। नोडल मेथड कोई नई चीज नहीं है, वो किरचॉफ का करंट लॉ ही है। क्या कहता था कि किसी भी जंक्शन पर सारी करंट का सम 0। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ना, तो ये सबका सम करके 0 करूंगा। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले वायर में कितना होगा भाई, वो हो जाएगा x माइनस 5, ये पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस कितना है इस वायर में भाई 2 है, तो x माइनस 5/2। सेम ऐसे ही नीचे वाले वायर में आओ तो पोटेंशियल डिफरेंस भैया x माइनस 0/2। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन
अब ये वाले वायर का आएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी ट्रिक होती है माइनस का साइन या प्लस का साइन। तो अब एक्स से मैं इधर जा रहा हूं ना, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, एक्स। जब मैं इधर गया तो मैं बैटरी के जिस भी प्लेट से बाहर निकलता हूं, बैटरी का हमेशा वो साइन लिया जाता है। तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से निकला, तो यहां पर एक्स प्लस 10 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 10 और फिर वाई तो माइनस हो गई, तो एक्स प्लस 10 माइनस वाई। दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा? ये क्या है, ये एक्स प्लस 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, इस वायर में रेजिस्टेंस 1 है, इन सब का सम 0 हो जाएगा। अरे यार ये चीज बीच में मिनियन आ गया है। रुको, इस मिनियन को हटाता हूं पहले तो मैं, एक सेकेंड रुको, इस मिनियन को हटाया जाए पहले यहां से। हट जा भाई साहब, तेरा कोई काम नहीं है। अब समझो मैं क्या क्या लिखवाया मैंने यहां पर लिखवाया x प्लस 10 माइनस वाई बाय रास्ते का रेजिस्टेंस 1 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनाई है यहां से सॉल्व करके। ऐसे y वाले के लिए बनाएंगे हम, तो देखो y माइनस 5, तो y माइनस 5 बाय रेजिस्टेंस है 4। सेम ऐसे ही y माइनस 0 रेजिस्टेंस है 4। सेम ऐसे ही y, अब देखो मैं उधर जाऊंगा तो मैं जब उधर जा रहा हूं तो मैं बैटरी की नेगेटिव प्लेट से बाहर निकला, तो 10 आएगा माइनस का, तो y माइनस 10 और माइनस एक्स बाय 1 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन बनी है x और y के टर्म्स में, और ये एक इक्वेशन बनी है x और y के टर्म्स में। इन दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन, अब वो काम आपका है भाई करना खुद से और चेक करना। मुझे मालूम है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी गदर में भी आप लोगों को कराया था। तो x की वैल्यू 0 आती है और y की वैल्यू आती है 15/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करके x और y निकाल लेंगे। अब इतना अगर हो गया, अभी आंसर नहीं आया, अब देखो, अब यहां पर हम लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन। ए से सी की तरफ जाओ, तो ए का पोटेंशियल VA, जब मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूं, ए से जब मैं सी की तरफ जा रहा हूं, तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से एंटर करा और नेगेटिव से मैं निकलूंगा, नेगेटिव से मैं निकलूंगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन में करंट ऐसे आ रही है, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो पॉजिटिव से एंटर करा, नेगेटिव से निकला, तो 10 आएगा माइनस का। फिर ये रेजिस्टेंस पड़ा, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है IR, आई इंटू रेजिस्टेंस 7। अब करंट इधर आ रही है और मैं उधर जा रहा हूं, तो जब भी हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो IR की वैल्यू प्लस में आती है, तो प्लस का हो गया, और इट इज इक्वल्स टू VC। अच्छा, VA कितना था, Y था, मतलब 15/2 माइनस का 10 प्लस का I, और VC तो 0 था। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये I की वैल्यू माइनस का 5/2 आ रही है। माइनस का 5/2 का मतलब क्या है कि मैं एक्चुअल ऐसे लेकर गया और करंट ऑपोजिट आ रही है, इस वजह से माइनस का साइन आ रहा है। मैग्नीट्यूड आपसे पूछा था, तो फिलहाल हमारी वैल्यू जो है वो 5/2 आई, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है n/10, तो यहां से मैं देखूं तो n की वैल्यू 25 आ गई, तो आंसर इज 25। ये 2024 का ही सवाल है बच्चों, अप्रैल शिफ्ट में आया था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आंसर देखो 25 आया है। इसको भी मैं बोलूंगा जो पहली बार देख रहा है, क्योंकि गदर में जिसमें भी बच्चों ने समझा था उनको तो आ ही गया होगा, लेकिन अगर तुम पहली बार इसको देख रहे हो, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार या 3 बार देखना पड़ेगा, समझ में तभी आएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी। ओके, चले भाई, कोल्ड हो गया लग रहा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारों, बढ़ते जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब ये देख लो 2022 का सवाल क्या बताया जा रहा है भाई। ए पॉइंट से करंट हमारी चली है 15 मिली एम्पियर की, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 और 5 किलो ओम पैरेलल में, और फिर ये 10 किलो ओम, ये कर आगे फिलहाल चलते चलते फिर आप बी पॉइंट पर पहुंचते हो। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर सेम वही कहानी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब या तो आप ऐसा करो, वी का फॉर्मूला IR लगा दो, उससे करा देता हूं। VA माइनस VB क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला IR होता है, तो I और R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट, तो पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो भाई ये 5 है, ये 10 और 5 आपस में पैरेलल, और फिर ये 10 है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, 5 प्लस, यहीं पर डायरेक्ट लिख दूं, I की जगह पर 15 मिली एम्पियर, तो 15 इंटू 10 की पावर -3, और R इक्विवेलेंट की जगह पर देखो 5 आ गया, प्लस सीरीज में ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बैठेगा भाई, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, नीचे दोनों को प्लस कराओ, नीचे दोनों को
प्लस कराओ, तो 10 + 5 15 प्लस ये वाला 10, ये हुआ, और सबके सब किलो ओम में तो 10 की पावर 3 मैंने बाहर लगा दिया, जिससे एक कट गया। अब सॉल्व कर लो, बता दो आंसर क्या आ रहा है। ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूं। तो ये 15 इंटू 5 + 10/3 + 10, अब तो कर ही लोगे ना, यहां से सॉल्व कर लेना और बता देना जो भी आंसर आएगा, ABCD, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा पहला क्वेश्चन जिसका मैं तुमसे आंसर पूछ रहा हूं, मैंने नहीं निकाला, समझा पूरा दिया, कैलकुलेशन छोड़िए खाली। तो देखता हूं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में ये टाइम स्टैम्प लिखकर बताना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। पावर के ऊपर एक और क्वेश्चन आया है, लेकिन देखो वो अलग चीज थी, अलग चीज है। आपको बोला गया है कि मोटर जो है वो 100 वोल्ट पोटेंशियल ले रहा है और उस टाइम पर करंट 1 एम्पियर की दे रहा है। तो पावर का फॉर्मूला VI भी तो होता है। तो वोल्टेज आपको दे दी 100 और करंट आपको दे दिया 1, तो पावर आ रही है भैया 100 वाट। और मोटर की एफिशिएंसी दे रखी है 91.6। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, तो ये जो हमने दी थी वो पावर इनपुट थी 100 वाट की। तो पावर आउटपुट क्या आएगी भाई, एफिशिएंसी इंटू पावर इनपुट। एफिशिएंसी इज 91.6, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड, इंटू 100 हमने करा पावर इनपुट, तो ये कर करा के फिलहाल 91.6 वाट ही आया। तो हमने इनपुट दिया है 100 वाट का और आउटपुट हमको मिला है 91.6 वाट का, मतलब लॉस हुआ है कोई ना कोई। तो लॉस कितना हुआ है भैया, पावर का लॉस, तो 100 में से मास्टर जी 91.6 माइनस कर दीजिए तो 8.4 आएगा वाट। तो आप देख के बड़ी खुशी खुशी में मजे मजे में ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, लेकिन आप सी ही बन जाएंगे, क्योंकि वो आपको बनाना चाहते हैं, वही तो आपको बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ देना है कि आप वो नहीं है। क्या सी नहीं है, मतलब सी नहीं है मतलब क्या, कि यहां पर देखो, यहां पर पावर आ रही है वॉट में और आंसर आपसे पूछा गया कैलोरी पर सेकंड में। अरे वॉट बोलो या फिर जूल पर सेकंड बोलो, मतलब तो सेम है ना। तो जूल पर सेकंड में आंसर आया तुम्हारा और ऑप्शन दे रखा है। तुम सोच के देखो कितने बच्चों ने सही करा होगा और गलत आया होगा उनका, नेगेटिव में ऐसे नंबर लेके जाता है एनटीए तुम्हारे, ठीक है। तो कैलोरी में तुमको आंसर चाहिए, तो इसलिए थोड़े से होशो हवास में रह के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। 1 कैलोरी में 4.2 जूली जूली होते हैं, तो 1 जूल में क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, 4.2 नीचे डिवाइड में जाएगा, समझे। तो ये 8.4 को मैं 4.2 से डिवाइड करूंगा, तब आंसर कैलोरी पर सेकंड में आएगा, डेट इज 2 कैलोरी पर सेकंड। तो जिसने तुमने सोचा तक भी नहीं होगा कि आंसर बी हो सकता है, और वो बी निकला, ना कि सी। इसको एक बार अच्छे से देखो, इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 का, काफी बच्चों ने गलत कर दिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलें भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकंड, मतलब पावर ही पूछ रहे हैं, हीट पर सेकंड का मतलब पावर हो गया, इन 5 ओम एंड 10 ओम वाला रजिस्टर। तो देखो अगर ये रेजिस्टेंस R1 ये रेजिस्टेंस R2 है, तो इनमें पावर का रेशियो बताना है। तो पहली बात, ये दोनों के दोनों रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में मैंने बताया था फॉर्मूला V²/R वाला लोगे, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और वहां से मुझे ये चमका कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर ऐसा है तो मैं आपसे P1/P2 अगर बोलूंगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको लिख दोगे R2/R1। तो R2 है 10, R1 है 5, तो रेशियो आ रहा है 2:1, ना कि 1:2। समझे मेरे प्यारे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल लल्लू सवाल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। यहां पर बोला गया कि अगर करंट जो हमारी गुजर रही है किसी लैंप से, वो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाए भाई, 20% डिक्रीज हो जाए, तो आपको ये बताना है कि कितना परसेंट पावर डिक्रीज होगी। देखो भाई, पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू रेजिस्टेंस, मतलब I²R, ये हमारी पावर का फॉर्मूला होता है। अब अगर हमारी करंट 20% से डिक्रीज हुई है, समझना जरा ध्यान से, तो जो भी मेरी इनिशियल करंट थी वो 20% से डिक्रीज हुई, तो I माइनस 20% ऑफ I ऐसे लिखा जाता है। तो अब जो I डैश आ रहा है वो I माइनस 20% का मतलब 20/100I। तो ये सॉल्व करके आ रहा है भाई 0.80I, 0.80I।
मतलब पहले करंट अगर मेरी आई थी तो अब मेरी करंट 0.8 आई हो गई है। तो अब पावर क्या होगी? तो अब पावर का फॉर्मूला आई डैश का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो आई डैश क्या था? 0.80। तो 0.80 आई का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस अगर मैं करूंगा तो अब जो मेरी पावर आ रही है वो 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.64 हो जाएगा। तो ये 0.64 आई स्क्वायर आर, या फिर बोले तो 0.64 पी आ रहा है। मतलब पहले पावर अगर हमारी पी थी तो अब पावर कितनी हो गई? 0.64 पी हो गई। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो परसेंटेज लॉस का तरीका क्या होता है भाई? है ना, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका। तो फाइनल आया हमारा 0.64, इनिशियल था पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस का 36%, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, बात समझ में आई हो तो बताइए। इसको हम डायरेक्ट भी थोड़ा सा, अगर तुम कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो दिमाग में भी कर सकते थे कि यार 20% कम हो गई ना, तो 0.80 तो बची होगी। आई में से 0.2 अगर कट गया तो 0.8 बचेगा, और पावर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 0.8 अगर हो गई तो मतलब 0.8 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.64। तो करंट मतलब पावर 0.64 रह गई, तो कम कितनी हो गई? 0.36 कम हो गई। अब 0.36 बोलो या परसेंटेज में 36 बोलो, सेम बात है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता। तो बिना पेन उठाए हम दिमाग में भी इसको कर सकते थे बढ़िया से सॉल्व। चलिए मेरे प्यारे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर देखो क्वेश्चन आता ही आता है, रखा वही होगा। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा? तो ये आपको दे रखा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, ये आपको दे रखी है गैल्वेनोमीटर की करंट आई जी, छोटी वाली करंट हमेशा गैल्वेनोमीटर की होती है। और एमीटर जब बन जाए तो एमीटर की करंट आपको क्या दे रखी है? वो है 20 मिली एम्पियर। तो एस आपको बताना है, तो एस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था भाई? आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो आई जी कितना? 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जी की जगह पर है 200 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो आई है हमारा 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 में से अगर मैं 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस करूंगा तो यार मतलब 20 मिली एम्पियर के सामने तो 20 माइक्रो एम्पियर बहुत ही छोटी बात हो गई ना, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर जो लिखना था वो मैंने लिखा ही नहीं। ये तरीका होता है कैलकुलेशन आसान बनाने का, और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर है। देखो, तो ये गया, इससे गया, ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर बचा, तो ये हो जाएगा 0.2। तो एस की वैल्यू आ रही है 0.2 ओम, ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा। ये तो शायद आप लोगों ने, मुझे लगता है, खुद ही कर लिया होगा। भैया पॉज कर करके कर रहे हो ना, कभी फ्लो फ्लो में बस सॉल्यूशन ही देखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कोई सा भी टीचर किसी का भी, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देख के, वीडियो देख के तुम्हें ये लगता है कि हाँ हमने तो देख ली मूवी बढ़िया से और अब हमें सब आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम पेन उठा के, कॉपी पेन उठा के लिखोगे नहीं, खुद से पेन चला के सॉल्व करोगे नहीं, जब तक तुमको कुछ नहीं आया, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तुम 1000 क्वेश्चन की वीडियो देख लो या फिर तुम 30 क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लो, बराबर होते हैं, बराबर ही लेवल का तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला तरीका भी बताऊंगा नोडल मेथड का, तो उसके ऊपर ये सवाल है। ये तो बहुत ही छोटा है यार, ये तो शायद तुमको दिख ही नहीं पा रहा होगा। ये दिख रहा है? चलो कुछ कुछ तो दिख ही रहा होगा। 2023 का सवाल है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा जा रहा है कि जो हमारे 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों का पोटेंशियल दे दिया है। ए है 30 वोल्ट पर, बी है 12 वोल्ट पर, और सी है 2 वोल्ट पर। आपको ये बताना है कि 20 ओम वाले रेजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही होगी। अगेन ये क्वेश्चन नोडल मेथड से ही होगा, कोई और तरीका है नहीं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो सेंटर, जो जंक्शन वाला पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मैं एक्स मान लेता हूं। और मैंने क्या बताया था भाई, सारी की सारी करंट का सम 0। तो भाई एक्स माइनस 30, इस वाले वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, बाय रेजिस्टेंस 10 हो गया। सेम ऐसे ही एक्स माइनस 12 बाय रेजिस्टेंस 20 हो गया। ऐसे ही x माइनस 2, बस ध्यान रखना कि x में से ही सबको माइनस करना है, ये नहीं मर्जी से अपने यहां पर 30 माइनस एक्स कर दिया, वहां पर x माइनस 12 कर दिया, ऐसे नहीं। अगर पहले x लिख रहे हो तो पहले x लिखो, या फिर अगर x माइनस करो तो फिर सब में से माइनस करो, 30 माइनस एक्स करो, 12 माइनस एक्स करो, 2 माइनस एक्स करो।
लेकिन एक ही पैटर्न में लिखना चाहिए। देखो ये x माइनस 2/30 हो गया और सारी की सारी करंट का सम तो 0 होता है फ्रॉम द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सॉल्व करके मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 आती है शायद, हाँ 20 आती है। तब तो करंट बता ही दोगे। अब अगर ये 12 वोल्ट आ गया तो आई का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय आर, तो ये 12 कौन सा है, 20 है ना, तो ये अगर 20 वोल्ट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 और 12 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 बाय रेजिस्टेंस कितना है 20। आंसर आ गया भैया 0.4 एम्पियर। लो भाई ऑप्शन सी से मैच भी हो गया। देख लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से इसको भी। और अगर वो वाला क्वेश्चन तुमको तब समझ में अच्छे से नहीं आया था तो हो सकता है ये समझ में आ गया हो और ये करने के बाद वापस उस क्वेश्चन नंबर पे जाना, 6 था शायद वो, तो हो सकता है अब आ जाए वो। ओके चले मेरे प्यारो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन है भाई। मीटर ब्रिज कुछ नहीं मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही होता है। मीटर ब्रिज में ये दो रेजिस्टेंस ऊपर होते हैं और यहाँ पर ये नीचे 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर लंबा हमारा एक ये वायर होता है लाइक दिस। फिलहाल क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मीटर ब्रिज में जो हमारा लेफ्ट गैप है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम और राइट गैप का रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो 40 सेंटीमीटर आ रही है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर हो गया तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि पूरी लेंथ 100 है ना, तो ये L है तो वो 100 माइनस L है। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो 2/r का रेशियो विल बी इक्वल्स टू 40/60 हो जाएगा। यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो R आ रहा है 3 ओम। ठीक है भाई, अब यहां अननोन रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया कि 3 ओम आ रहा है। अब पता है क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस अननोन वाले रेजिस्टेंस को 2 ओम से शंट करा दूं, शंट का मतलब पैरेलल में लगा दूं, मतलब अगर ये 3 ओम तो आ चुका है, इसके पैरेलल में अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस मैं और लगा दूं तो अब बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी और उसमें कितना चेंज आएगा। चेंज पूछ रहा है एक्चुअली, तो चेंज निकालेंगे भाई। दोबारा से अगर मैं लगाता हूं तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये 40 और 60 होगा, अब तो नहीं मालूम ना, तो इसको हटा दो। है इतना मालूम है अगर ये L है तो ये 100 माइनस L होगा। रेशो अगर हम लिखते हैं तो ये 2 अपॉन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बैठेगा भाई, पैरेलल में है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो 2 3 6 और नीचे 2 + 3 5, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का रेशो आ गया। ऐसे लेंथ का रेशो जब मैं लिखूंगा तो L अपॉन 100 माइनस L आएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके 10/6 इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, और यहां से सॉल्व कर करा के L आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। समझे, तो पहले बैलेंसिंग लेंथ हमारी 40 थी और अब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 62.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ में चेंज पूछा है भाई, 62.5 देखते हैं एकदम मार्क नहीं कर देते ना भाई, ये गलत हो जाएगा। चेंज पूछा है तो 62.5 में से 40 माइनस करेंगे तो चेंज कितना आया, पहले 40 थी अब 62.5 हो गई, तो मतलब अब 22.5 सेंटीमीटर का चेंज आया है। तो ऑप्शन बी से मैच कर जाएंगी बातें। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया, चलते चलो मेरे प्यारो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है एक्चुअल में, ये भी आपके सामने ये रहा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है मेरे प्यारो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा पैटर्न मैं बनाऊं, ये फिर ये ऐसा पैटर्न मैं बनाऊं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये वाला ऊपर वाला 4 यहाँ आया, नीचे वाला 4 यहाँ आया, यहाँ पर ऊपर वाला 4 यहाँ आया और नीचे वाला 4 यहाँ आया, और ये बीच वाला जो 2 है वो यहाँ आया। तो ये बोलो या फिर ये बोलो सेम ही होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही। और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब देखो रेशो 1:1 आ रहा है तो ये भी 1:1 आ रहा है, तो बीच वाला ये 2 गायब हो जाएगा। बीच वाला 2 अगर मैं गायब कर देता हूं तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, 4 और 4 सीरीज, 4 और 4 सीरीज देन आपस में पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। V/R इक्विवेलेंट लगा के करंट आपसे पूछ रहे होंगे, तो V 40 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया होगा आई होप सो। तो मुझे बताओ जरा सारे के सारे बच्चे ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। चाहो तो मैं करा दूं,
सॉल्यूशन भी ऐसे दे रखा है, अगर नहीं समझ में आया तो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खुद से करें। तो यहां तक कि हमारी ये सारी बातें थी बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम यहां से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बातें शुरू कर रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से एक सवाल जो 2025 और 2024 और जो 2023 तीनों साल हैट्रिक मार के आ चुका है, वो सवाल है तुम्हारे सामने। क्या है क्वेश्चन में, अगर मेरे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और अगर इसके रेडियस ए है, अगर इसके रेडियस ए है, तो आपको ये बताना है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसकी सरफेस पर होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसकी सरफेस पर होती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, ये सरफेस पर ही होती है इसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ, इस कंडक्टर के अंदर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है वो बताओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की आधी आ रही हो। और ऐसे ही बाहर, अंदर की बात हो गई, ऐसे बाहर भी एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की आधी आ रही हो। तो पहले अंदर वाली बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर का फॉर्मूला बड़ा ही अच्छे लेवल की बात होती है, वो आता है म्यू नॉट जे आर बाय 2। इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन मैंने कराई है जब मैंने पढ़ाया है, तो आई होप आपको याद आ रहा होगा कि जब अगर सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अंदर अगर आप आर दूरी पर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट जे आर बाय 2 होता है। यहां पर जे हमारी करंट डेंसिटी होती है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की आधी है। ठीक है, तो पहले इसको जरा मैं और तरीके से सॉल्व करता हूं, नहीं चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी इन जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, आधा है। चलो, तो यहां पर मैंने लिखा म्यू नॉट जे आर बाय 2, और यहां पर मैंने लिखा 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सही है। देखो भैया 2 से 2 गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया करंट अपॉन एरिया होता है, तो करंट आई और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इधर आ रहा है, और ये आई अपॉन 2 पाई ए इधर आ रहा है। पाई से पाई भी कटा, ए से ए भी कटा। तो यहां से आप देखो, एक सेकेंड, अच्छा ऊपर आर तो रह गया, ऊपर आर तो रह गया, आई से आई भी कटा, ए से ए भी कटा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो आर जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए बाय 2 आ रहा है। तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा अंदर वाला a बाय 2 है, और अंदर वाला a बाय 2 डिस्टेंस या तो a हो सकता है या तो c हो सकता है, b और d तो अब नहीं हो सकते। अब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होती है वो भी मैक्सिमम की आधी हमें दे रखी है अभी, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। ये सिंपल होता है, बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर r है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, तो ये आ रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई गया, 2 पाई से 2 पाई गया, तो आर आ रहा है 2a। मतलब यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर जो आ रही है वो डबल आ रही है, मतलब डबल डिस्टेंस पे आ रही है, डबल रेडियस पे आ रही है। तो अंदर हो जाएगा a बाय 2 और बाहर हो जाएगा 2a। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2025 में आया। 2024 में पता है क्या सवाल आया था, उसमें यह आया था कि बताओ कि कहां पर ऐसा होता है कि जहां पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है उतनी बाहर आ रही है, तो वो दोनों डिस्टेंस बताओ। तो देखो यहां पर अंदर a बाय 2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर 2a डिस्टेंस पर भी आ रही है, क्योंकि दोनों की दोनों मैक्सिमम की आधी है, तो इक्वल हो गई ना। तो 2024 में सेम यही क्वेश्चन था, आंसर भी सेम यही था, बस कहने का तरीका उनका कुछ अलग था। तो मैं फिर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन मैटर नहीं करता। क्वेश्चन को सॉल्व कराने में ये जो मास्टर बोल बोल के तुमको बातें सिखा रहा है ना, ये बातें मैटर करेंगी। ये जो फॉर्मूला अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट जे आर बाय 2 मैंने बताया, ये चीज है जो तुमको मालूम होनी चाहिए। ये मालूम होगा तो सारे क्वेश्चन बना जाओगे। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर आता है ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ऐसे कोई भी आपको रैंडम शेप का वायर का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे और कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हर साल 2025, 24, 23, 22, 21, 20 सब में एक ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ है ही है। अब यहां पर हम देखो क्या करेंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। देखो एक कंडक्टर मुझे ऐसे दिख रहा है जो इन्फिनिटी से आ रहा है, एक कंडक्टर मुझे ऐसे दिख रहा है जो सर्कुलर शेप में ऐसे करके घूम गया,
और एक कंडक्टर मुझे अगेन ऐसा दिख रहा है जो इन्फिनिटी पर जा रहा है। ये है कहानी। तो आपको इस फिगर में बताना है कि भाई टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट द सेंटर पॉइंट ओ, है ना, एट द सेंटर पॉइंट ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो पहला इस येलो वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर आप देखो तो एक एंड तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो उसकी वजह से ऊपर बनने वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और एक एंड यहीं पर ही है, तो यहीं पर ही है, तो इसके आगे मतलब कुछ है नहीं। अगर आगे होता तो वो थीटा 2 होता, लेकिन आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे लिए थीटा 2 0 है और थीटा 1 90 है। तो वो चीज अगर मैं लगाऊंगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 91 हो गया, साइन 0 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही आ रही है मेरी, किसकी वजह से, इस वायर की वजह से। अब सर्कुलर वायर की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए थीटा बाय 360। अब यहां पर ये जो एंगल बना रहा है आपका लूप इस सेंटर पर, वो है 270 डिग्री का। तो यहां पर 270 बाय 360 हम करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा 3/4। 270 बाय 360 का मतलब क्या हो गया, 3/4 हो गया। इतना हो गया। अब जब मैं तीसरे वाले वायर की बात करता हूं, तो तीसरा वाला वायर जो आ रहा है ना, वो उसकी लेंथ उसी पॉइंट के अबाउट ही आ रही है, तो इस एंड की वजह से इस पर बनने वाला एंगल 0, उस जो इन्फिनिटी पर जा रहा है उसकी वजह से भी इस पर बनने वाला एंगल 0, क्योंकि उसी एक्सेस में ही तो आ गया ना पॉइंट। तो याद रखना, जब भी कंडक्टर के एक्सेस में कोई पॉइंट आ जाता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती कंडक्टर की वजह से, तो वो 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर जब मैं पाम रूल लगा रहा हूं तो थंब मेरा इधर, फिंगर्स ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम बोर्ड के अंदर। और जब मैं थंब रूल लगा रहा हूं सर्कुलर वाले के लिए, तो मैंने फिंगर्स घुमाई करंट की डायरेक्शन में, तो भी मेरा थंब बोर्ड के अंदर आ रहा है। दैट मींस दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर ही है, इसी वजह से मैंने प्लस करा है। वरना तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रही है बोर्ड के अंदर, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है हमारी, यहां से अगर आप देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में ले रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर 1 बचेगा, और म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, ए बाहर, 4 भी बाहर, तो ये 3/2 बचेगा। लेकिन देखो मैंने नीचे पाई जबरदस्ती निकाला, तो यहाँ पर पाई ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो यही बन रहा होगा फिलहाल। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा है या नहीं करा है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, आपसे ये हो पाया या नहीं हो पाया। फिर हम आगे बढ़ते हैं यार, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है अब हमें, काफी क्वेश्चन है अभी तो। हम्म ये क्या कर दिया मैंने पानी कुछ ज्यादा ही आ गया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है भाई। अब यहां पर हमें मालूम है कि भाई जो हमारा सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब देखो एक सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में, तो उसमें करंट ऐसे घूम रही है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऊपर की तरफ। मतलब क्या है कि अगर एक सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है और करंट ऐसे घूम रही है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऊपर की तरफ, लाइक दिस। और एक सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है, ये वाई जेड प्लेन में, और इसमें करंट हमारी एक्चुअल में ऐसे घूम रही है, तो अगर ऐसे घूम रही है, तो ऐसे अगर मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ, और दोनों बराबर रेडियस के हैं, दोनों में करंट सेम है। तो अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं यहां पर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, कैसे निकालते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो अंडर रूट करो और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये आ रहा है √2b। क्या आ रहा है भाई, √2b आ रहा है। या फिर हम बोले तो √2 और b कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r,
या 2a, और ये √2 जब 2 को काटेगा तो ये μ0 I अपॉन √2a बन जाएगा, μ0 I अपॉन √2a बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आ रहा है मेरा तो फिलहाल। अब आप लोग बताइए आपका क्या आया था, देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले भाई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो 2025 का सवाल, लेकिन है मैग्नेटिज्म का, लेकिन इसके अंदर घुसा दिया हमने मॉडर्न फिजिक्स। जी हाँ, बोर एटॉमिक मॉडल लगा दिया हमने। क्या बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। तो और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल में है, तो क्या रेडियस आई होगी वो बताओ। देखो पहले तो अगर हम देखें रेडियस का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से mv/qb हो जाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, लेकिन यहां पर mv/qb तो कहीं नहीं है, क्योंकि यहां पर बोर एटॉमिक मॉडल भी लगवाना चाह रहे हैं, बोर का क्वांटाइजेशन हमसे लगवाना चाह रहे हैं। तो बोर का सेकंड पॉस्टुलेट याद है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता था mvr, वो nh/2π होता था। अब यहां पर क्योंकि n की वैल्यू ही 2 है, तो यहां से mvr h/2π आ गया। अब मुझे तो रेडियस चाहिए ना, तो वेलोसिटी देखो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं, तो वेलोसिटी को मैं उड़ाता हूं कैसे, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, तो वेलोसिटी आ रही है qbr/m, बस रख दो। तो m qbr/m इंटू r इज इक्वल्स टू h/2π। यहां m से m कटा, रेडियस का स्क्वायर हो गया कितना, h/2π। या एक सेकेंड, n की जगह पर तो मेरा 2 मैंने रखा था ना, तो ये h/π बना होगा, सॉरी n की जगह पर जब 2 रखा तो h/π बना होगा, h/π, ठीक है। हाँ, तो ये h अपॉन, सॉरी h अपॉन, चलिए तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h/π क्यूब हो जाएगा। ये हमारी रेडियस आ रही है। अब यार आज तुम्हारा भी गदर का सेशन और लेना, तबीयत तो ऐसी हो रही है। चलिए फिलहाल तो यहां पर h/q भी हो गया, तो यहां से रेडियस क्या आ रही है, h/q का रूट हो जाएगा। तो h/q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज e लिख दिया उन्होंने, तो h/π का रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आ रहा होगा। इसी साल का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ए आ रहा है आपका? हाँ जी, चले भाई आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है लाइक दिस, और 2 एम्पियर की करंट है इसमें। तो आपको यह बताना है कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। तो ये सिंपल स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई, μ0/4π I/a sin θ1 प्लस sin θ2, यही था। अब देखो इस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना ये, तो मुझे ये चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये मेरे लिए ए है। तो यहां पर अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा 60 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। और ये पूरी की पूरी साइड दे रखी है मुझे 4√3 सेंटीमीटर, तो ये आधी साइड इतना, ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर इतना पोर्शन। अब यहां पर अगर मैं लगाता हूं tan थीटा मतलब tan 30, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर p और बेस हो गई हमारी ये 2√3, और tan 30 तो 1/√3 होता ही है, तो √3 से √3 कटा, तो हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है 2 सेंटीमीटर। मतलब ए आ गया हमारे लिए कितना, 2 सेंटीमीटर। और इस पूरे वायर की वजह से यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री के होंगे, तो थीटा बना और थीटा 2 60 हो गया। अब सॉल्व कर लो, तो μ0/4π, और μ0 की वैल्यू ही होती है 4π × 10⁻⁷। तो ये कट के 10⁻⁷, तो ये आया। करंट 2 था, डिस्टेंस भी 2 था, लेकिन 0.02 लिखूंगा क्योंकि सेंटीमीटर में था। और साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 मिलके हो जाएगा √3। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एक वायर की वजह से आ रही है, इसकी वजह से बोर्ड के बाहर, इसकी वजह से भी देखो बोर्ड के बाहर, और इसकी वजह से भी बोर्ड के बाहर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दे रखी है। तो तीनों की वजह से अगर बोर्ड के बाहर ही आ रही है, तो मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई भी करा देता हूं। तो ये कितना बन रहा है भाई, 2 से 2 कटेगा, 2 0 ऊपर जाएंगे, तो ये 3√3 × 10⁻⁵
तशला है ना, -5 टेस्ला आंसर आ रहा है, 3√3। ऑप्शन सी आ रहा है भैया मेरा तो, बाकी आप लोगों का चेक कर लो कि यही आया है या नहीं आया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। अब ऐसे देखो, रेशो वाले क्वेश्चन तो भर भर के हर साल पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे वो, कि अगर एक प्रोटॉन और एक अगर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, बस मास डबल होता है, दोनों के दोनों सेम रीजन में आए, सेम काइनेटिक एनर्जी से आए, सेम मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए तो दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, तो रेडियस का रेशियो बता दो। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला वैसे तो mv/qb है, लेकिन mv होता है मोमेंटम, और मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं √2m के। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये दे दिया गया है ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इसलिए मुझे फॉर्मूला वो लगाना था जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर, मैग्नेटिक फील्ड अगर बराबर, 2 अगर बराबर, तो यहां से सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है रेडियस जो है वो √m/q के प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर मैं लिखता हूं ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो, तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन और नीचे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन रूट में, और क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नीचे आएगा चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। तो अब मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है भाई, मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन बराबर ही होते हैं, लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे ये। तो यहां से भी अगर मैं देखूं तो रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो √2:1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो ही जाएगा। देख लो यार इसको बढ़िया से, ठीक है, सिंपल सीधे सीधे तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे होगे यार, है ना, क्योंकि इधर उधर की बातें थोड़ा सा हंसी मजाक लाइव सेशन में हो जाता है, अब रिकॉर्डेड में मैं क्या अपने इस भूतिया कैमरे से मैं बात करूँ क्या। तो फिलहाल आई होप तुमको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। तो टाइम भी कम है और तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो जो तुम करने आए हो वही मैं तुमको करा रहा हूँ, तो अच्छे से देखते रहिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए बस 10 सवाल और, जिसमें से काफी क्वेश्चन अब सिमिलर आएंगे। यार ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा, तुमको तो क्या ही दिख रहा होगा। चलो मैं बता देता हूँ, 2022 का क्वेश्चन है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं। लिख देता हूँ, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से एंटर करे, रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, प्रोटॉन का मास अगर m होता है तो अल्फा पार्टिकल का 4m होता है, ये बताएंगे नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और प्रोटॉन का चार्ज अगर e है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है। अब आप देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था भाई, mv/qb। अब वेलोसिटी सेम और दोनों सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, तो यहां से मुझे चमका का रेडियस जो है वो m/q के प्रोपोर्शनल हो गई, वेलोसिटी सेम थी और मैग्नेटिक फील्ड सेम थी। तो अब अगर हम रेशियो लिखेंगे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का अगर मैं रेशियो लिखता हूं तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे, और चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर और चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे। ठीक है, अब तो तुम ही सॉल्व करके बता दोगे इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/1, तो रेशियो 1:2 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1:2 है, 2:1 आ रहा है। क्यों भाई, मैंने क्या गलती कर दी। अच्छा, इन्होंने रेशियो अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का पूछा है, मैंने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का निकाल लिया, कोई बात नहीं, हमने करा सेम, सही है बिल्कुल। आर अल्फा बाय आर पी पूछा है तो वो उल्टा हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही है बिल्कुल, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर दो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कितनी लगा रहे होंगे और किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे वही आपसे पूछी जा रही है। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0/2π I1 I2 बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू लेंथ। तो देखो अगेन μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, तो जब मैं रखूंगा तो ये 2 × 10⁻⁷, तो यही आ गया। दोनों के अंदर करंट 2 और 3 एम्पियर मतलब 6 एम्पियर ऊपर आ गया।
दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 नीचे आ गया। दोनों के बीच की लेंथ, तो देखो जो छोटा वाला वायर है वो 50 सेंटीमीटर का और बड़ा वाला वायर है 5 मीटर का। याद रखना, अगर दोनों इक्वल लेंथ के हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर अनइक्वल लेंथ के हो तो हमेशा लेंथ वो ली जाती है जो छोटी होती है। क्वेश्चन में तो ये बोला जा रहा है कि वाई वाले वायर पर कितनी फोर्स लगी वो बताओ, लेकिन मैं वाई वाले वायर की लेंथ नहीं लूंगा, मैं लेंथ हमेशा वो लूंगा जो छोटी होगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेंथ छोटी वाली लेनी है, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करके ये आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5। ये आप ही को करना है सॉल्व। याद रखना, जब भी दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये इधर जाना चाह रहा होगा, तो वाई वाला जो वायर है वो एक्स की तरफ जाना चाह रहा होगा, तो फोर्स इतनी लग रही है एंड डायरेक्टेड है टुवर्ड्स एक्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मान लो वायर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल करते। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे भाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 23 इसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है, बस वो मालूम होना चाहिए। वो होता है बैन बाय कार, ऐसे करके मैंने याद कराया बच्चों को। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एन नंबर ऑफ टर्न, के टॉर्शनल कांस्टेंट और आर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर है, एक का सारा सामान ये दे रखा है, दूसरे का सारा सामान ये दे रखा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, दोनों का टॉर्शनल कांस्टेंट बराबर है, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, पहले वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी और दूसरे वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो ये कर लोगे, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ये भाई ऐसे लिख देंगे B1 A1 N1 बाय R1 पहले वाले की वजह से, और दूसरे वाले की वजह से B2 A2 N2 बाय R2, तो R2 पर चला जाएगा। अब वैल्यू सारी की सारी पुट करके आंसर निकाल लेना। तो ये मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरा सॉल्व करके बताइएगा कि क्या रेशियो आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, कहाँ गया हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। अगेन देखो गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है बैन बाय के, बस आर का ही फर्क होता है दोनों में। वोल्टेज सेंसिटिविटी में आर आ जाता है नीचे, करंट सेंसिटिविटी में आर नहीं आता है। तो कहा यह जा रहा है कि आप क्या अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें या बढ़ा दें तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या हमारी अगर हमने डबल कर दिए तो क्या करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई है नंबर ऑफ टर्न्स को ही बढ़ा के, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी उतने ही हिसाब से जिस हिसाब से करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है? तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है बैन बाय कार। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए मतलब वायर की लेंथ बढ़ गई, वायर की अगर लेंथ बढ़ गई, वायर लंबा अगर हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया। तो एन बढ़ाने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एन बढ़ा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हुई। तो हमें मालूम ही नहीं कि किस तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन हाँ अगर एन डबल करा है तो करंट सेंसिटिविटी डबल है, यहां एन डबल करा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल तो नहीं होगी, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेम रेशो में ही बढ़ेगी, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 हो गई गलत। 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, सही है। चलो अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ट्राई करो। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, दो हमारे क्लोजली वाउंड कॉइल हैं ए और बी, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है दोनों का, है ना। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दो कॉइल आर इक्वल। अच्छा, दो कॉइल है हमारा जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है। चलो ये मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो NIA हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया, लेकिन अगर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे तो NIA हो जाता है। और मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं बराबर है, तो N1 I1 A1 इज इक्वल्स टू N2 I2 A2 हो जाएगा। लेकिन देखो पहले वाले की रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की रेडियस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
अभी आपके लिए छोड़ दूं। एरिया जो होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब तो शायद बता ही दोगे, अब तो बता ही दोगे। एरिया रख दो बस, खाली पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर ये मैग्नेटिज्म के ऊपर थोड़ा सा सवाल आ गया। ये जो हमारी बार मैग्नेट होती है, तो ये जो बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में मेरे प्यारे बच्चों एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। और अगर आप इसको कभी कट भी कर दोगे ना, तो ये इधर नॉर्थ और इधर ये साउथ खुद ब खुद बन जाएगा, और इधर ये साउथ था तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। मतलब बार मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, दो पोल हमेशा साथ में रहेंगे ही। तो ये स्टेटमेंट बोली जा रही है सेशन 1 में, तो बिल्कुल सही है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात ये, बार मैग्नेट में होता क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकल रही होती है, साउथ पर आ रही होती है, नॉर्थ से निकल रही होती है, साउथ पर आ रही होती है। और इसी वजह से ये एक क्लोज्ड लूप बना लेती है ना, नॉर्थ से निकल रही होती है, साउथ पर आ रही होती है, तो इसी वजह से एक क्लोज्ड लूप बना लेती है। तो यहाँ पर रीजन में क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती है और एक क्लोज्ड लूप बनाती है। तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर आती है, इसी वजह से क्लोज लूप बना रही है। अगर नॉर्थ ही होता खाली तो क्लोज लूप कौन सा बनाती, खाली निकल रही होती। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड खाली निकलती है सिर्फ, लेकिन एक साइड से निकल रहे हो दूसरी साइड से आ रही, वो आ ही इसलिए रही क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं तभी तो आ रही है। तो रीजन सही भी है और ऊपर वाली बात को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो बस 4 सवाल और। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसके हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं 70 पर सेंटीमीटर। ठीक है, 70 पर सेंटीमीटर। करंट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सोलेनॉइड की। तो यार सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल म्यू नॉट एन आई होता है। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, देना चाहिए था मीटर में। तो भाई एक सेंटीमीटर में अगर 70 आ रहे हैं तो एक मीटर में कितने आएंगे, तो 70 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, डिवाइड कराओगे, भाई मल्टीप्लाई कराएंगे इस बार क्योंकि सेंटीमीटर नीचे है, तो डिवाइड कराया होगा 100 को तो 100 ऊपर आ गया होगा। तो ये हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। और करंट कितनी थी भाई, करंट 2 एम्पियर थी। अब करते रहो सॉल्व, आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जूम करके देख लेना भाई, है ना। ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो पीडीएफ तो इसकी पड़ी जाएगी, वो डाउनलोड कर लेना भाई। ओके, फिलहाल ये सॉल्व करके बताइएगा जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर देखो अगेन रेशो वाला क्वेश्चन, 2022 का सवाल। एक मेरे पास है प्रोटॉन, एक मेरे पास है ड्यूट्रॉन, एक है मेरे पास अल्फा पार्टिकल, सबके सब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो उनका रेडियस का रेशियो बताओ। तो अगेन रेडियस का फॉर्मूला हमारा √2m/K भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम और मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम, 2 तो हो गई सेम, तो रेडियस जो है वो √m/Q के प्रोपोर्शनल आएगी। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पीछे कराया। तो यहां पर बस मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m है और अल्फा पार्टिकल का 4m है। प्रोटॉन का चार्ज अगर E है तो इसका भी E है, इसका 2E है। अब हम अगर रेडियस का रेशियो लिखते हैं तो √m/E is to √2m/E is to √4m/2E। ये होगा, ये होगा। √m/E अगर मैं कॉमन लेके उड़ा दूं तो यहां पर ये बच रहा है 1, यहां पर ये बच रहा है √2 और यहां पर ये बच रहा है भाई 4 का रूट होता है 2 और 2 से 2 भी कट गया तो यहां पर भी बच रहा है 1। तो 1:√2:1 ऑप्शन डी से मैच हो रही है बातें। देख लो भैया अच्छे तरीके से, आई होप बात समझ में आपको आ गई होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलिए 2 सवाल और। अब क्या बोला जा रहा है भाई स्टेटमेंट असर्शन में बोला जा रहा है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और एनर्जी हमारी सेम रहती है फॉर अ चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स तो लगती है, लेकिन वो फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज तो होती है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर यहां पर ऐसे लिखा होता ना
वेलोसिटी एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो बात गलत हो जाती है। यहां पर इन्होंने स्पीड लिखा, तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो तो सेम ही रहता है, ये मैंने पढ़ाया है। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोला जा रहा है भाई, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, इसी वजह से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में नहीं आता। तो रीजन है भी सही और ऊपर वाली बात को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो भैया। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप सभी बच्चों के सामने ये रहा कि भाई हमारे पास ये दो कॉइल है, एक ऐसी वाली इसमें भी करंट आई और एक छोटी वाली जिसमें भी करंट आई, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, करंट इनटू एरिया। तो करंट दे रखा है 7 एम्पियर, ये है, और पहली वाली R1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये देखो कि भाई हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जिसकी रेडियस बड़ी उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो R2 बड़ा है और R1 छोटा, तो M2 बड़ा हो जाएगा, M1 छोटा, तो M2 में से मैं M1 को करूंगा माइनस। सारी चीजें कांस्टेंट है तो I और पाई कांस्टेंट आ गया, तो ये अंदर बनेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो करंट इज 7, पाई की वैल्यू भाई 22/7, R2 0.5 का स्क्वायर, R1 0.3 का स्क्वायर। अब ये तुम करना आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, थंब रूल लगाओ भाई, मैंने बताया ना कि जिसकी रेडियस ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। तो जो सेकंड वाली कॉइल है, बड़ी वाली जो कॉइल है उस वो घूम रही है एस क्लॉकवाइज, तो थंब जाएगा बोर्ड के अंदर। और जो छोटी वाली कॉइल है वो घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी वजह से आएगा बोर्ड के बाहर। तो ओवरऑल तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बोर्ड के अंदर ही जाएगा। तो याद रखना आंसर जो भी आएगा वो बोर्ड के अंदर है, तो माइनस का के कैप वाले ही होगा। अब ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूं, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ये मैंने बता दिया कि आएगा तो माइनस का ही के कैप, तो बी या फिर डी हो सकता है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों वो सारे के सारे क्वेश्चन जो अगर आप अच्छे तरीके से बनाए हैं अगर आपने, तो आपका पूरा का पूरा मैंने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं मैंने वो सारी की सारी बातें ऊपर हमने बढ़िया से हिट करा है, जो पुराने 5 सालों में कई बार रिपीट हुई हैं और 2026 में एज इट इज रखे भी होंगे। तो आज का सेशन तुमको कैसे लगा वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 हम पीवाईक्यू सेशन तुम्हारे लिए लेकर आ चुके हैं। अब आगे क्या रहेगा, आगे का प्लान तुम लोगों से डिस्कस करके तुमको बता देंगे हम। ठीक है, तो 4 तक का तो मैंने वादा करा था कि हम पीवाईक्यू सेशन कराएंगे। बेहतर तो मेरे हिसाब से यह है कि जितने भी गदर सेशन आ रहे हैं उन सबके मैं तुमको पीवाईक्यू कराऊं, लेकिन देखते हैं अभी उस बारे में। फिलहाल आज का सेशन तुमको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और कमेंट तुम लोगों की मैं फिर से पढ़ूंगा, और स्कोर जाते जाते बताते हुए जाओ कि आउट ऑफ 30 तुम्हारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन पाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी और सेशन में। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।